अब दो चुनौतियां एक साथ हैं, एक तो है स्वास्थ्य की और एक एजुकेशन के मामले में। संदीप द्विवेदी जी, दो चुनौतियां। एक स्वास्थ्य सेवाओं में आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने जो हौसला दिखाया और लोगों ने जो भरोसा दिखाया, बहुत जगह पर ऐसी शिकायतें भी आई कि अभी कोरोना से कोई ऐसे बेड भरे नहीं थे, लेकिन टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा। कहीं ये कहा गया कि टेस्ट अच्छे से नहीं हो रहे हैं, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। और दिल्ली के अंदर भी आपने देखा कि बहुत खींचतान रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हम तो चाहते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा हुआ, लगातार पार्टियों ने कहा कि जानबूझकर टेस्ट कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी जो सबसे बड़ी कमी रही है, डॉक्टर्स का उस तादाद में ना होना जितनी हमारी आबादी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहा जाता है हर साल गौर करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। क्या आप ये मानकर चलते हैं कि इस चुनौती को खत्म करना 2021 में आपके लिए जरूरी है? क्योंकि अगर इटली या अमेरिका कोरोना से लड़ने में हाथ खड़े कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम इससे अच्छे से जूझ रहे हैं। इसे हम अपनी जीत नहीं कह सकते कि हम जीत गए इस लड़ाई में। देखिए, महामारी के साथ अगर आप डट के खड़े हैं और आपने हार नहीं मानी तो उसको भी आप जीत ही कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि वो किसी भी तरीके से हार है। और जिस तरीके से अपने देश के नागरिकों का मनोबल है, वो कहीं ना कहीं दिखता है कि भले ही कोविड जैसी महामारी हो, लेकिन देश का नागरिक आश्वस्त है कि उनका मुखिया कहीं ना कहीं उनके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है जो इस विश्व में अच्छा किया जा सकता है। दूसरी चीज देखिए प्रियंका जी, नो डाउट कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम में हमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। वो केवल केंद्र सरकार की प्रक्रिया नहीं होती, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कहीं ना कहीं एक समन्वय होता है। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से परेशानी हुई है। मैं किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन राज्य सरकारों ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है और कोताही बरती गई है। लेकिन आज की डेट में अगर प्रियंका जी एक बेसिक आंकड़ा देखिए, अभी मैं रिसेंटली एक आंकड़ा पढ़ रहा था, हर साल जहां 1.3 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ मृत्यु दर होती थी, इस बार सिर्फ 52 लाख, इस साल 52 लाख का आंकड़ा है। आप अगर वाटर बॉर्न डिसीजेस को देखिए, 70 से 80% के आसपास वाटर बॉर्न डिसीजन में गिरावट है। आप पोल्यूशन की वजह से जो डिसीज होती हैं उनमें आप देखिए 50% से ज्यादा गिरावट है। लंग्स और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से बीमारी होती थी, उनमें काफी हद तक कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। तो दूसरी चीज, जिस तरीके से हमने सैनिटाइजेशन चीजों को एडॉप्ट किया है, चाहे वो हाथ धुलने की एक बेसिक प्रैक्टिस हो, आज आप रिमोट से रिमोट एरिया में गांव में चले जाइए, वहां भी आज बच्चा प्रॉपरली हाथ धुलने के प्रोसेस को अपना रहा है। उसका सीधा इंपैक्ट उसके स्वास्थ्य पे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आज भी एक अचीवमेंट ये है कि सरकार कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने में सक्षम रही है और उसका इंपैक्ट उनके स्वास्थ्य पे दिख रहा है। हालांकि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा आज भी चैलेंज है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं, और एजुकेशन के मामले में जो हमने ये महसूस किया इस बार की लगभग एक साल बच्चों का बेकार जाने की कगार पर है, उसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया करेंगे 21 के अंदर? जो 20 में हमारे सामने एक आईना की तरह था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज खुल नहीं पाए, बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकते हैं। देखिए, इस मामले में मैं एक चीज मानूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंप्रूव हुआ, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉलेज में या स्कूल में ये कंडीशन रही हो कि वहां एग्जाम ना हुए हो। मैक्सिमम स्कूल्स कॉलेज ने बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया है और प्रॉपरली ऑनलाइन एजुकेशन भी चली हैं। हालांकि कुछ जगह थोड़ी सी रूरल रिमोट एरियाज में समस्याएं आई हैं, लेकिन देखिए जब जान बचाने की कहीं ना कहीं मुहिम छिड़ी हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, वो चाहे शिक्षा हो या चाहे अदर चीजें हो। लेकिन जनता ने और सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है और कहीं ना कहीं हम डट के इस बीमारी से लड़े हैं। और 2021 में हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे विश्व में एक नई महाशक्ति के तौर पर उभरेंगे। ठीक है, आपके पास आएंगे प्रितपाल सिंह जी, हमारे साथ कांग्रेस से हैं। प्रितपाल सिंह जी, हम बता रहे हैं 2021 में सरकार के सामने चुनौतियां 20 रहेंगी। 2020 की पहले 10 चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। आपकी नजर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जो सरकार ने पहले महसूस नहीं की? 2020 में जब वो चुनौती सरकार के सामने आई, तब जाकर सरकार को लगा कि कुछ करना चाहिए था। प्रितपाल सिंह जी के पास चलेंगे जल्दी से, तब तक हम बात करते हैं। अमिताभ भूषण जी हमारे साथ हैं। अमिताभ भूषण जी, अब अगली जो बात है वो है बेरोजगारी को लेकर, जो अपने आप में किसी भी इंसान को, चाहे उसके पास नौकरी है, अच्छा व्यवसाय है, उसे बहुत ज्यादा तनावग्रस्त कर सकती है, क्योंकि ये पहाड़ किसी के ऊपर भी गिर सकता है। जो बेरोजगारी दर की रफ्तार हमने 2020 में देखी, आप किस तरह से उसे देखते हैं कि ये कमी पूरा करने के लिए कितने साल लग जाएंगे?
देखिए प्रियंका जी, बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है हम्म। रोजगार सृजन को लेकर। जब आप रोजगार की परिभाषा बदल देते, जब आप अवसर अवसर की परिभाषा बदल देती हैं सरकार के स्तर पर, सरकार में बैठकर, तो फिर ये पूरी परेशानी वहीं से खड़ी होती है। आपकी जो नीतियां हैं वो रोजगार सृजन की दिशा में अगर हो, सरकार की नीतियां दरअसल रोजगार सृजन की दिशा में दिखती ही नहीं। सरकार का जोर इस बात पर है कि हम कर्ज देंगे और आत्मनिर्भर भारत बना देंगे। कर्ज के बूते आत्मनिर्भर भारत की कल्पना बिल्कुल कोरी और बेमानी है, कोठी दलील भर है, ये संभव नहीं है। जो रोजगार इस देश में सबसे ज्यादा जिसका योगदान है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, एमएसएमई जो सेक्टर है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आप आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हैं लेकिन धरातल पर उस हकीकत को भी तलाश लीजिए कि क्या एमएसएमई आपकी योजना की वजह से सरवाइव करने की स्थिति में है क्या? वो नहीं है। एमएसएमई की तमाम यूनिट बंद हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। और जो सरकारी स्तर पर हर वर्ष छात्रों को उम्मीद रहती थी, विद्यार्थियों को उम्मीद रहती थी कि वो आरआरबी में जाएंगे, वहां नियुक्ति हो जाएगी, अलग अलग राज्य सरकारों में नियुक्ति होगी, देश की पीएसयूज में उनकी नियुक्ति होगी, तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो कहीं भी रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तमाम जगहों पर रोजगार के अवसर लंबे समय से लंबित हैं। आप आरआरबी को देख लेंगे, लंबे समय से वहां जो पहले लिया गया था विद्यार्थियों से शुल्क की परीक्षा होगी और नियुक्ति होगी, आज तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और ऐसे तमाम सेक्टर में है, पीएसयू में और तमाम पीएसयू को आप देख लेंगे। अमिताभ भूषण जी, अब तो जो माहौल इस समय है और जो स्थिति इस समय बनी हुई है, जो हम देख रहे हैं, सरकारों को यह भी कहा गया था, राज्य सरकारों को, कि वो लोन लेकर भी काम चलाने वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है सरकारों के सामने। तो लगता नहीं कि रोजगार का मसला कहीं बहुत गर्मी के साथ आगे बढ़ेगा, ठंडे बस्ते में जा सकता है। आपकी नजर में प्रितपाल सिंह जी, हमने 2020 की 10 चुनौतियां और 2021 की 10 चुनौतियों पर हम बात करें, कुल मिलाकर 21 में 20 चुनौतियां सरकार के सामने हैं। बात है बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता था या किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ठंडे बस्ते में है रोजगार पैदा करने जैसी योजनाएं आजकल सरकार के सामने? देखिए प्रियंका, कि सबसे पहले ये चुनौतियां, चलो बड़ा जबरदस्त साल में मानता हूँ, मनुष्य साल था 2020, क्योंकि काफी कुछ लोगों ने देखा, कोरोना महामारी देखी, ये देखा, किसान आंदोलन देख रहे हैं। सबसे पहले सरकार को अपनी सोच में सुधार करना पड़ेगा। सुधार होगा सोच में तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमने अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो भी देख ली, क्या गिरी। जो सरकार 2 करोड़ की नौकरी का वादा कर रही थी, वो 14 करोड़ बेरोजगारी दे दी इस देश में। लोगों को खाने के लाले पड़ गए, किसान आंदोलन कर रहा है। अभी तक कोरोना वैक्सीन, चलो पूरे हिंदुस्तान दुनिया भर में नहीं आई, पर हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना वैक्सीन अपने मैनिफेस्टो उसमें डाल दी। ये सभी चुनौतियां हैं। सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करें, लोगों का ध्यान करें, अपने जो दोस्त हैं सूट बूट वाले, उनसे दूरी बनाकर लोगों के हित की बात करें। किसान बैठा है, जो सबसे बड़ी आबादी है हमारे देश की, जो सबसे ज्यादा जीडीपी में अपनी सपोर्ट करता है, 60 करोड़ आबादी हमारी किसानी की है, उनकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करें। आज मैं देख रहा था नवंबर महीने में 35 लाख नौकरियां और कम हो गई, जो 40 करोड़ का हमारा डाटा था कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ रोजगार पैदा होते थे अब तक, तो उसमें 35 लाख की गिरावट आ गई। उसके बाद हम करें जीडीपी की बात, जीडीपी जैसे गिरी है कोरोना महामारी के दिनों के में -23% पे चली गई। अभी तक हम उबर नहीं पा रहे। पेट्रोल डीजल दुनिया में सस्ता हो गया, पर भारत में महंगा हो गया। उम्मीद करेंगे 2020-21 में लोगों को उसमें भी राहत मिले। जो हमारा गैस है, गैस सिलेंडर है, वो बढ़ गया, एक हफ्ते में 100 रुपए से ऊपर हो गया, उसमें गिरे। तो लोग हित की, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाए, सूट बूट के लोगों के लिए ना पॉलिसीज बनाए। तो 2021 साल हिंदुस्तान, हम तो दुआ करेंगे लोगों के अच्छा रहे हिंदुस्तान के लिए, लोगों को रोजगार भी मिले, इस कोरोना महामारी से मुक्ति भी मिले, और किसान हंसते गाते अपने घरों को वापस चले जाएं। इससे ज्यादा अगर ये तीनों सिस्टम हमारे दुरुस्त हो जाए, जीडीपी दुरुस्त हो जाए, तो हम सब कुछ खुशहाली में देंगे ना जी। इससे बड़ा ठीक है। प्रितपाल सिंह जी, और भी सवाल आगे आपसे लेंगे। संदीप द्विवेदी जी, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। बेरोजगारी ने, कई देशों के अंदर ऐसा हुआ है कि सरकारें हिला दी बेरोजगारी दर ने, और युवाओं के मन में एक शक पैदा कर दिया कि नया पुराना साल तो ठीक है, अब नए साल में कोई योजना है, कुछ ऐसा सोचा है सरकार ने
कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं या जिनको नई नौकरियां अभी करनी होंगी 2021 को लेकर क्या उम्मीद रखें कि ये बेरोजगारी दर कम होगी और बढ़ेगी? नए साल में क्या बदलेगा? देखिए प्रियंका जी, रोजगार को लेकर मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं। अब हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत बड़ा आंकड़ा गिनाया, कितने रोजगार कम हुए, उतने रोजगार हुए। इन्हें मैं ये भी बता दूं कि इन्हीं अगर 6 साल में देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके कहीं ना कहीं लाइवलीहुड उससे शुरू ही है। अब वो बताइए, जो 15 से 25 करोड़ के बीच में जो लोग उस इंडस्ट्री से बेनिफिट ले रहे हैं, आज आप रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाइए, संदीप द्विवेदी जी, बात ये नहीं है, आपसे मैंने पूछा ही नहीं, आपने रोजगार का आंकड़ा या रिकॉर्ड कहां ले गए? बेरोजगारी की बात हो रही है। जिनको रोजगार मिला है, जिनको रोजगार मिला है और जिनका रोजगार बचा है जाने से, उनकी बात नहीं है। जिनको डर है कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने आज अगर देखिए, जो कांग्रेस सरकार नौकर प्रोड्यूस करती थी, आज सरकार ने मालिक प्रोड्यूस किए हैं। आज देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं। संदीप द्विवेदी जी, अमिताभ भूषण जी ने 2 शब्दों में ये चीज आपको बताई इससे पहले कि सरकार अगर सबको एक चश्मे से देखने लग जाए कि हम तो बस आपको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर भारत में आ जाइए। किसी को समझ तो आए आत्मनिर्भर भारत? वो इंसान जो लोन लेकर बिजनेस सेट करके चुका सकता, उसे ही तो कह सकते हैं। जिसे ये मालूम ही नहीं कि ये इस लोन का लेकर मैं करूं क्या, वो कैसे आत्मनिर्भर होगा? अरे प्रियंका जी, जो लोन लोके अपना बिजनेस शुरू करता है, वो केवल अकेला एम्प्लॉयड नहीं होता है। उसके अंडर में कोई 10 लोगों को अपने साथ अंडर में रखता है, कोई 100 लोगों की टीम बनाता है, कोई 200 लोगों की टीम बनाता है। उन्हें तो रोजगार मिलता है ना साथ में। आज देखिए सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है। दूसरी चीज, अमिताभ जी जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, उनके हिसाब से सही हो, लेकिन देखिए मैंने जो मार्केट देखा है, आज मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है। आज लोग अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा ध्यान दिया है। और सूट बूट की बात करिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अदानी को अगर वेयर हाउस के ठेके देके उनके इशारों पे काम करते हैं, तो उसके लिए आप मोदी जी को काहे को दोष देते हो? रॉबर्ट वाड्रा जी सूट बूट पहन के अगर किसानों को धोखा देते हैं, तो उसके लिए आप बीजेपी को काहे को दोषते हैं? आपके युवराज को सूट बूट पहन के अगर विदेश में जाके नववर्ष मनाना है, तो उसके लिए मोदी जी को काहे को दोष देते हो? अरे सूट बूट की सरकारें आपने चलाई हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जनता ने आपको आना दिखाया है। आज कांग्रेस लोगों को बेरोजगार नहीं कर रही है, सेंटर में आप बैठे हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी वजह से क्या किसी की नौकरी तो नहीं जा रही है। ये बेरोजगारी दर कहीं सरकार की वजह से बढ़ रही है, योजना की वजह से बढ़ रही है, या कोई और मुसीबत इसके पीछे है जो थोड़ा सोचना चाहिए उसके बारे में आपको। आगे बहुत सारी मुसीबतें, उन पर आपसे बात करेंगे, लेकिन 2 चीजें एक साथ हैं अब। अमिताभ भूषण जी, आपकी नजर में मायूस व्यापारी और मायूस किसान, 2 मुद्दे आपको लगता है कि सरकार के लिए 21 में परेशानी खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि अगर व्यापारी फिर से व्यापार और कारोबार अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो कहां से वो रोजगार आएगा? हो सकता है उससे बड़ी तादाद में लोगों का कामकाज फिर से बंद हो जाए 21 के अंदर। और किसान, जो 2020 में किसान ये कहते रहे कि हमारी तरफ देखिए, हमें कुछ मदद कीजिए, अगर 21 में किसानों के सामने मुसीबत रहती है, चाहे वो ये आंदोलन जो किसानों का समय चल रहा है, या अलग अलग जगहों पर जिसमें सरकार ने ये भी कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 21-22 में, तो वो टारगेट के बेहद नजदीक है अब समय, व्यापारी और किसान दोनों। इस सवाल का भी आप, इसके लिए भी आपको 2019 में जाना पड़ेगा जी। और जिस तरीके से, बल्कि 19 से पहले चल लीजिए, पूरे 6 साल के कार्यकाल को देखिए। इस सरकार को सबसे पहले इन्होंने जीएसटी लाया, एक साथ लागू किया, और जीएसटी में इतने संशोधन किए कि जिस जीएसटी का ये जिक्र करते थे, उस जीएसटी की सारी आत्मा को ही खा गए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान है, पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। जीएसटी कलेक्शन के मामले में पंजाब पहली बार फिसड्डी साबित रहा है। तमाम राज्यों की दशा आप देख लीजिए। जीएसटी की जो परेशानियां हैं, उसकी जो मार है, उससे अब तक व्यापारी वर्ग जो है वो संभल नहीं पाया। साथ में व्यापार के चलने के लिए बाजार में पूंजी का होना बहुत जरूरी है। पूंजी और अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से सरकार की कुनीतियों ने बर्बाद किया, उसका सीधा सीधा असर, 2 तरफा मार आप देखेंगे तो व्यापार पर हुआ, और व्यापारी बहुत निराश हताश है। दूसरी तरफ किसानों के पास अगर आप चले जाएं, तो किसानों के लिए भी बहुत चुनौती वाली स्थिति है। सरकार किसानों के हित के लिए योजना बनाती है, बिना किसानों के समन्वय के सरकार योजना बना लेती है और निर्णय भी कर लेती है। और अब जब किसान ये कह रहे हैं कि आपकी नीतियों की वजह से हमारा कल्याण संभव नहीं है, इससे हम परेशान हैं, सरकार कहती है नहीं हम आपका कल्याण करना चाहते हैं, जबरदस्ती भी करेंगे तो कल्याण करके रहेंगे, आप मान लीजिए। तो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ
जब आप व्यापारी को कहते हैं कि आपके व्यापार की उन्नति होगी, रास्ता हम बताएंगे, एक्सपर्ट वो है, रास्ता आप बताएंगे, किसान को किसानी बेहतर कैसे होगी, रास्ता आप बताएंगे, दोनों कह रहे हैं नुकसान है, फिर भी आप अपनी जिद पर आमदा हो जाते हैं कि नहीं इसी के रास्ते आप बढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक रात स्वप्न देखा कि स्वप्न में एक तरकीब हमने समझ लिया और इस तरकीब के जरिए हम आपकी उन्नति का रास्ता खोल देंगे, वो हमने लागू कर दिया। तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है प्रियंका जी कि 19 में, 16 में, 15 में, 14 में जो गलतियां आपने की है, जो कुनीति आपने बनाई, जिसके भरोसे आप 2020 में 20 साबित करना चाहते थे इस देश को या अपनी नीतियों को, जो टाटा फिश साबित हुआ है, उनको आप स्वीकार करिए और 21 में अपनी गलतियों को सुधारिए, तभी आप किसानों की भी उन्नति का मार्ग खोल सकते हैं, तभी आप व्यापारियों की भी उन्नति का मार्ग खोल सकते हैं और तभी भारत की तरक्की का मार्ग खुलेगा। ठीक है, प्रितपाल सिंह जी, आपकी नजर में किसान और व्यापारी अगर दोनों ही परेशान हैं और दोनों के हाथ मायूसी लगी 2020 में, क्या सरकार जानबूझकर दो वर्गों को नाराज करना चाहेगी या आपकी नजर में इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि सोच को बदलना पड़ेगा, नियत और नीति में फर्क है सरकार की। प्रियंका जी, जो हमारा देश है इसकी 90% जो हम कहते हैं ना जीडीपी जिसे कहते हैं जी, कहती है, और 50% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, और जॉब क्रिएशन है जो है वो 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर कर रहा है। 90% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कोरोना काल के दौरान तबाह हो चुका है। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज वो जमीन पे कितना उतरा, आप लोग भी है, आपकी जेब में कुछ आया, अमिताभ जी बैठे हैं, इनकी जेब में कुछ आया, सिर्फ बातचीत आई, इससे अलावा कुछ नहीं आया। आप रिलैक्सेशन कीजिए, आपने कहा कि हम ईएमआई में ढील दे देंगे, ब्याज नहीं लगेगा, बट उल्टा बैंकों ने काटे, लोगों का एनपीए कितना बढ़ गया। मैंने तो कल कंफर्मेशन ली है कि जो एनपीए एक साल में 400 के आसपास केस आते थे वो अब बढ़ के 400 गुना बढ़ गए हैं। बैंक्स डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो नीति बैठी है, नीतिकर्ता बैठे हैं, उन्हें अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। उसके बाद ये बात कर रहे थे जॉब्स की, जॉब्स क्रिएट करना हमारा फर्ज है। आप आत्मनिर्भर भारत का एक एजेंडा तो लेकर आ जाओगे, जैसे मेक इन इंडिया का एक एजेंडा आया था, पर उसमें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। आप ये आज डिसाइड कीजिए कि अगर हम पेट्रोल डीजल पे इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, इसे कम करना है। जे अगर हम जीएसटी पे इतनी रिलैक्सेशन देनी है 28% तक, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपको याद होगा जब कोरोना काल से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे ड्रम से गिरा था, कितने जॉब लॉसेस हुए थे। नियत नीति में फर्क थी। जीएसटी में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे अगर हमने अपने भारतवर्ष का सोचना है। इसलिए उसके आगे हमारी विदेश नीति भी अगर हम बात करें उसमें भी हम फेल हुए। चाइना हमारे अंदर घुसा बैठा है और हम बात कर रहे हैं बाकी चीजों की। हमारे पास रफेल आ गया, 5 रफेल आ गए, अच्छी बात है, हम स्ट्रांग हुए हैं, बट जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान बैठा है, दूसरी तरफ चाइना बैठे है। आज तक 70 साल में कांग्रेस का किसी समस्या का हम नेपाल के साथ समस्या का हल तो ढूंढ रहे हैं, काट भी ला रहे हैं, लेकिन वो कितना काम आ रही है वहां नहीं जा रहे हैं। संदीप द्विवेदी जी, जल्दी से दोनों चीजों पर जवाब दीजिए। व्यापारियों के लिए कोई तोहफा लेकर आएंगे, क्या करेंगे? किसानों को मनाने के लिए पहले से जद्दोजहद कर रहे हैं, दोनों ही वर्ग क्या उम्मीद रखें 2021 में आपसे? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो और चाहे आम नागरिक हो, सब सरकार के प्रयासों से सहमत हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। जो वर्ग नाराज है, मैं खुल के कहूंगा कि वही वर्ग नाराज है जिनकी दलाली खत्म हुई है, जिनका कमीशन खोरी खत्म हुई है। व्यापारी और किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, व्यापारी को भी लेके मैं बता दूं, व्यापारी में भी आज व्यापारी और किसान बटे हुए हैं। नहीं, देखिए, मैक्सिमम व्यापारी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और अगर कांग्रेस को लगता है कि काम बंद हुआ, यूनिट बंद हुई, काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सब खड़े हैं साथ में। नहीं, देखिए, एम्प्लॉयमेंट मैंने पहले ही कहा था कि मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, तो उस तरीके से व्यापारी ने भी अपनी चीजों को चेंज किया है। अब कुछ चीजें तो अफेक्ट होती हैं उसमें। देखिए, सरकार की वजह से तो अब आप कहिए कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री सरकार की वजह से बढ़ी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सरकार ने ऐसा तो है नहीं कि कोई रातों रात कोई ऐसा डिसीजन लिया हो कि सिर्फ एक तरफा हो गया हो। बाकी आरोप लगाने वालों को अगर इतना ही पता होता तो आज विपक्ष में इतनी लिमिटेड सीटों पर ना। अमिताभ भूषण जी, संदीप द्विवेदी जी को 2020 बहुत पसंद आ रहा है। कोई नहीं है जो ये कह दे कि 2020 में कुछ अच्छा हुआ, उनको बड़ा पसंद आ रहा है। 2020 में बड़ी उपलब्धियां बता रहे हैं अपने नाम पर।
व्यापारियों को लेकर आपकी नजर में कौन सी वो चीजें हैं जिसमें नजरअंदाज किया सरकार ने और ये परेशानियां दिखी? हमने देखा कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कामकाज शुरू नहीं हुआ, कामकाज लोगों ने शुरू करना नहीं चाहा कि हम इसकी सप्लाई किसको देंगे। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, सबसे पहले जब ये सूचकांक बाहर निकल के आया कि भारत में लोगों की क्रय क्षमता 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, तो सरकार को उसी वक्त सचेत होने की जरूरत थी। सरकार सचेत नहीं हुई। सरकार ने अपनी सजगता कहां दिखाई कि ऐसी संस्था जो रोजगार से जुड़े आंकड़े, जो उपभोक्ताओं से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करती है, उसके आंकड़ों को रोक दिया जाए, वहां उनकी सजगता जाहिर हो गई। और परिणाम क्या हुआ कि जो उद्योग घराने थे, जो कल कारखाने थे, उनके यहाँ उत्पादन में कमी आई, क्योंकि मांग अगर नहीं हो तो उत्पादन और सृजन करके वो करेंगे क्या। और इस चुनौती के साथ साथ कर निर्धारण का जो तरीका रहा वो बेहद दोषपूर्ण तरीका रहा। सरकार का जोर चावर्क की नीति की तरफ रहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेकर घी पियो। तो केवल कर्ज कह करके सरकार ने प्रोत्साहन की कोशिश की। व्यापारी इस बात को बेहतर समझते थे। कर निर्धारण को लेकर चाणक्य कहते थे कि प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बारिश के बूंद की तरह आप लोगों से कर लीजिए और फिर वापस उनको दे दीजिए, उनको पता भी न लगे। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी को हमने लागू किया और जितने सारे संशोधन उसके फेल्योर के साथ हम करते गए, उससे ये समझ में आने लगा कि जीएसटी एक बड़ा फेल्योर रहा है और उसकी मार एक तरफ व्यापार पर थी और दूसरी तरफ लोगों की जेब में कटौती हुई, लोग खरीद में असमर्थ हो गए, तो व्यापार पर उसका असर पड़ा। और दोनों से उबरते तब तक कोविड ने और सत्यानाश कर दिया। तो तीनों फिर इसके अलावा अगर चौथी पॉलिसी आप देखेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, खासतौर पर एक्सपोर्ट पर जो जोर होना चाहिए था, इंसेंटिव की जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, उस तरीके से सरकार ने इंसेंटिव की व्यवस्था नहीं बनाई। उसके सरलीकरण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। दरअसल सरकार के साथ सबसे बड़ा संकट ये रहा कि सरकार के जो भी लोग बैठे हुए हैं शीर्ष पर, वो तमाम लोग अपने आप में मर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। उनको लगता है कि किसी विषय के जानकार व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने सोच लिया है, वही परम सत्य है और वही वो लागू करते हैं। अमिताभ भूषण जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं।